गाइस, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ग्रेविटेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती है तो क्या आप मेरी बात पे विश्वास करेंगे? मेरे को ऐसा लगता है कि शायद आप मेरा मजाक उड़ाएंगे। लेकिन गाइस, ये बात सच है। बचपन से ही हमें किताबों में पढ़ाया गया है कि ग्रेविटेशन ऐसी चीज है जिसकी वजह से पृथ्वी हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। अगर हमें कोई पूछे कि ग्रेविटेशन के कंसेप्ट ने जन्म कहाँ से लिया है तो हम न्यूटन की थ्योरी के ऊपर बात करना शुरू कर देंगे। कौन सी थ्योरी? हमें बचपन से ही बताया गया है कि न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर के ऊपर एक एप्पल आके गिरा। उनके दिमाग में ये ख्याल आया कि ये एप्पल नीचे को क्यों गिरा, ऊपर को क्यों नहीं गया। पहले भी चीजें ऊपर से नीचे को ही गिरती थी, लेकिन किसी के भी मन में ये ख्याल नहीं आया कि ये चीजें ऊपर को क्यों नहीं जाती हैं, हमेशा नीचे को क्यों आती हैं। यहाँ से जन्म हुआ ग्रेविटेशन फोर्स के कंसेप्ट का। उसके बाद न्यूटन ने ग्रेविटेशन के कंसेप्ट को थ्योरम्स में भी बदल दिया, मैथमेटिकली समझाया। थ्योरम्स का फाइनल जो रिजल्ट है वो आपकी स्क्रीन पर, F = G m1 m2 अपॉन आर द स्क्वायर। आपको जान के हैरानी होगी कि आइंस्टाइन अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सिरे से इस कंसेप्ट को नकार देते हैं। उनका ये मानना है कि ग्रेविटेशन जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। या आप ऐसा कह सकते हो कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को एक अलग नजरिए से देखते हैं। कौन सी थ्योरी सही है, न्यूटन की या ग्रेविटेशनल फोर्स की आइंस्टाइन की थ्योरी? हम किसी भी थ्योरी को गलत नहीं कह सकते हैं क्योंकि दोनों थ्योरीज की एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन है। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं कि अगर हम आइंस्टाइन के नज़रिए से ग्रेविटेशन फोर्स को देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस को फाइंड आउट हम कर सकते हैं, रैदर देन अगर हम न्यूटोनियन फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशनल कंसेप्ट को हम देखें तो। आज की इस वीडियो में हम ग्रेविटेशनल कंसेप्ट को आइंस्टाइन के नज़रिए से देखेंगे, ना कि न्यूटन के नज़रिए से। बट फिर भी मैं एक लाइन में न्यूटन की फिजिक्स की डेफिनेशन दे देता हूँ सो दैट कि जब हम आइंस्टाइन के अकॉर्डिंगली बात करें तो हमें ग्रेविटेशनल कंसेप्ट को समझने में कोई दिक्कत ना आए। न्यूटन के अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशन एक फोर्स है, ऐसी फोर्स जो हर एक वस्तु को या आप कह सकते हो हर एक चीज को नीचे को खींचती है पृथ्वी की तरफ। इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर मैंने आपको पहले ही दिखा दी थी, F = G m1 m2 अपॉन आर द स्क्वायर। फोर्स किसके बराबर है? मासेस के। अब बात करते हैं आइंस्टाइन के नजरिए की। क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारा जो ब्रह्मांड है या फिर कह लो हमारा जो यूनिवर्स है एक बहुत ही बड़ी चादर से बना हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आइंस्टाइन कह रहे हैं। इस चादर को उन्होंने स्पेस टाइम शीट का नाम दिया है, या फिर कह लो स्पेस टाइम फैब्रिक का नाम दिया है। अब इस चादर या फिर स्पेस टाइम शीट या फिर स्पेस टाइम फैब्रिक का क्या राज है, इस वीडियो में हम बहुत ही बारीकी से जानेंगे। और अगर ग्रेविटेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है तो स्पेस टाइम शीट कैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को जन्म देती है? थोड़ा सिर चकराने वाला कंसेप्ट नहीं लग रहा? गाइस, ये सच में चौंका देने वाली चीज है। ध्यान से सुनिएगा, आगे जो मैं भी आपको समझाऊंगा वीडियो आगे लास्ट तक पूरा देखिएगा। जितने भी साइंस लवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंसेप्ट्स, ऐसी फैसिनेटिंग कंसेप्ट्स हर दूसरे दिन मैं अपने चैनल के ऊपर डालता ही रहता हूं। क्या निकोला टेस्ला हवा के माध्यम से हमारे घरों तक बिजली पहुंचाना चाहते थे? टाइम ट्रैवल की ऐसी डेफिनेशन मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो के जरिए डाली हुई है जैसे कि आपने कभी नहीं सुनी होगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक्स डाल दिए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और सारी वीडियोस को देख के आनंद हासिल कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं, स्पेस टाइम फैब्रिक शीट। स्पेस टाइम को समझने के लिए हमें लाइट एंड टाइम के आपसी रिलेशन को अच्छे से समझना होगा। लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि हमने बताया कि स्पेस टाइम शीट एक चादर की तरह होती है। इस चादर के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स को रखा गया है। जितना किसी प्लैनेट का भार होगा वो उतना ही स्पेस टाइम शीट को डिस्टॉर्ट करेगा। आपकी स्क्रीन पर हमारे सोलर सिस्टम में सन का जो वजन है, जो भार आप कह सकते हो, वो बहुत ज्यादा है रिलेटिवली अदर प्लैनेट्स की कंपैरिजन में। इसका मतलब जो सन होगा वो स्पेस टाइम शीट में ज्यादा डिस्टॉर्शन पैदा करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिस्टॉर्शन के ऊपर डिपेंडेंट एक मीडियम है, अपने आप में वो कुछ नहीं। एक ब्लैक होल की एग्जांपल लेके हम समझते हैं। मान लिया जाए कि ए पॉइंट से हमने बी पॉइंट तक जाना है। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हमें 10 सेकंड लगते हैं नॉर्मल कंडीशंस में। लेकिन वहीं अगर वो रीजन ब्लैक होल के पास है तो टाइम वहां पे स्लो हो जाएगा ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाने के लिए। लेकिन मैं बता दूं कि लाइट हर टाइम पे कांस्टेंट रहेगी। यूनिवर्स को इस तरीके से बनाया गया है, या कह लो कि यूनिवर्स इस तरीके से बना है कि लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए टाइम अपने आप में स्लो हो जाएगा, लेकिन लाइट की स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। लाइट की स्पीड ज़्यादा या कम नहीं होगी।
टाइम ज़्यादा या कम होगा। देख लो कितनी बड़ी बात है ये। ब्लैक होल ने स्पेस टाइम फैब्रिक में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन पैदा की होगी, इवन सन से भी ज़्यादा, जिसकी वजह से वहां पे टाइम बहुत ही स्लो हो जाएगा, क्योंकि ए से बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शनल वे से गुजरना पड़ेगा। लाइट तो स्लो होगी नहीं, लाइट तो कांस्टेंट ही रहेगी, लेकिन वहां पे टाइम स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से ए से बी तक पहुंचने में हमें ज़्यादा समय लगेगा नॉर्मल कंडीशंस के कंपैरेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स आइंस्टाइन के थ्योरी के अकॉर्डिंगली डिस्टॉर्शन के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी प्लेनेट ने, किसी स्टार ने स्पेस टाइम फैब्रिक को कितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट किया हुआ है। डिस्टॉर्शन के मतलब को आप आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हो कि एक चद्दर के ऊपर अगर हम कोई भारी वस्तु रखते हैं तो वो चद्दर जो होगी वो ज़्यादा नीचे को बेंड हो जाएगी। अगर वहीं पे हम एक नॉर्मल ऐसी चीज़ रखते हैं जिसका वजन बहुत ही कम है तो वो इतनी बेंड नहीं होगी। डिस्टॉर्शन इसको कहते हैं। जितनी ज़्यादा स्पेस टाइम शीट, जितनी ज़्यादा चादर बेंड होएगी, उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उस चीज़ का होगा। ये है आइंस्टाइन की ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर थ्योरी, जो कि न्यूटोनियन फिजिक या फिर आप कह लो क्लासिकल मैकेनिक्स के बिल्कुल ही अलग है। अगर हम इस नज़रिए से ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ते हैं तो हमारे बहुत सारे सवाल हल हो जाते हैं। लेकिन अगर हम न्यूटोनियन फिजिक्स के अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशनल कंसेप्ट को पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका कोई जवाब ही नहीं है। अगर हमें कोई पूछे कि ब्लैक होल्स के पास टाइम इतना स्लो क्यों हो जाता है, तो गाइस न्यूटोनियन फिजिक्स के पास उसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन अगर आइंस्टाइन के नज़रिए से ग्रेविटेशनल कंसेप्ट को देखें तो इसका जवाब ये आता है, जो मैं पहले ही दे चुका हूँ, कि टाइम जो होता है वो लाइट के कांस्टेंट रिलेटिव चलता है। लेकिन लाइट की जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट रहेगी, लेकिन टाइम जो होगा वो स्लो हो जाएगा लाइट की स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए। गाइस आपको ये 4 से 5 बार वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। इतनी डेप्थ में आपको किसी ने भी इतनी नॉलेज नहीं दी होगी। अपने दिल पे हाथ रख के देखिए, क्या आपने आज कुछ नया सीखा है? और अगर तो आपने कुछ नया सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जितने भी आपके भाईजन, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको शेयर कर दीजिए, सो दैट वो भी इस कंसेप्ट को देख के कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें जो कि बहुत यूनिक है। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत भारे हैं, हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, जैसे कि ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स। इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, जो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर रखी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने वो भी वीडियो डाल दी है, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप इस कंसेप्ट को और बारीकी से समझना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख के आप कमेंट कीजिए। मैं इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी चैनल पे अपलोड करूंगा। 2 दिन के बाद मैं ब्लैक होल्स के ऊपर एक वीडियो डालने वाला हूं कि कैसे ब्लैक होल्स स्पेस टाइम शीट में रिपल्स पैदा करते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।